वास्तुशास्त्र होता क्या है? वास्तु एक फंडामेंटल साइंस है जो कि 5 एलिमेंट्स पे डिपेंड है। आपके घर में आने वाले सन रेज और आपके घर में आने वाला एयर फ्लो, वो अगर आपने सही से मेंटेन किया तो आपका घर का एनर्जी, आपके वास्तु का एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव रहता है। जैसे अगर बोलते हैं कि आपने साउथ की तरफ ही सर रख के सोना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा नॉर्थ और साउथ ही है। सो लोगों का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब आप खुद के लिए लोगो बनाते हो तब आपका जो प्लैनेट एक्टिव है, जिस दशा में आप हो, वही कलर और वही चीज़ें आपको अट्रैक्ट करने लगती हैं। तो आप जिसमें काम कर रहे हो उस मार्केट के कुछ कलर्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्लैनेट्स हैं, और आपकी पत्रिका में जो आपके फेवरेबल कुछ कलर्स हैं, कुछ प्लैनेट्स हैं। सो उन दोनों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो विजिटिंग कार्ड का जो प्लेसमेंट आपने बोला, ये थोड़ा यूनिक समझ में आया मेरे को। काफ़ी सारे कंपनीज में होता है ना, कॉलिंग पे कोई अलग बंदा काम करता है, सेल्स पे कोई अलग बंदा काम करता है, और 1-to-1 मीटिंग के लिए कोई अलग काम करता है। तो उसी के हिसाब से उसके जो प्लेसमेंट्स हैं वो डिसाइड होते हैं। हेलो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हो फिर भी रिजल्ट नहीं आता है? और आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो थोड़े से में ही बहुत रिजल्ट पा लेते हैं। जब मेहनत हम सेम करते हैं तो हमारे रिजल्ट अलग क्यों आते हैं? मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को जानता हूं जो बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ परफेक्ट करते हैं, फिर भी लॉसेस आ जाते हैं, कैश फ्लो प्रॉब्लम आता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते। और कुछ बिजनेस ओनर्स की लाइफ बहुत सिंपल होती है, सहज होती है। वो सिंपल काम करते हैं, सिंपली ऑफिस जाते हैं, उनका काम बहुत आसानी से होता है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट बढ़े जा रहे हैं, ब्रांचेस होती जा रही हैं। तो क्या नंबर्स जो आपके सीए आपको बताता है या आपके जो ऑडिटर्स हैं वो आपको डेटा बताते हैं, क्या वही एक नंबर है जो लाइफ में ग्रोथ लाता है? मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अननोन है, अननोन फैक्टर्स हैं, और वही फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ की ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसी को हम वैदिक साइंस या ऑकल्ट साइंस बोलते हैं। आज हमारे शो पे डॉक्टर पल्लवी शाह हैं जो पीएचडी हैं वैदिक साइंस के अंदर, ऑकल्ट साइंस के अंदर। उनको 43 से ज़्यादा वैदिक साइंस की मॉडलिटीज़ आती हैं। शी इज़ एक्सपर्ट ऑन लॉट ऑफ एरियाज। तो एज अ बिजनेस ओनर, एज अ ऑडियंस, आप समझेंगे कि अननोन फैक्टर्स कौन से होते हैं जो हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं। थैंक यू पल्लवी जी ज्वाइनिंग ऑन द शो। और पहले तो मुझे बहुत कम लोगों से मुलाकात ऐसी हुई है जिन्होंने पीएचडी लेवल तक की स्टडी की है ऑकल्ट साइंसेस के अंदर। जब हम सब लोग इंडियंस हैं, जब हम बॉर्न होते हैं तो हम एक स्पिरिचुअल रिलीजियस फैमिली में बॉर्न होते हैं, पर somehow हमारी एजुकेशन हमें लॉजिकल बना देती है और हम इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। ऐसा क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में जब आपको लगा कि कुछ अननोन फैक्टर्स हैं जो नोन साइंस से ज़्यादा पावरफुल हैं, जहाँ से आपको इंटरेस्ट आया इन सब चीज़ों के बारे में जानने और सीखने के बारे में? तो आप शुरुआत से शुरू करेंगे कि कहाँ से आपका इंटरेस्ट जागा इसके अंदर? इंटरेस्ट जागने की 2 मेजर ऑब्जेक्ट है मेरी लाइफ में, या 2 मेजर रीजंस है। बेसिकली मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। सो काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते थे जब लेआउट पोजीशन पे थे। 2006 में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस था वास्तु के लिए, और कोई वो थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस करते थे एज अ वास्तु कंसल्टेंट। सो वो वास्तु कंसल्टेंट मतलब काफ़ी सारी चीज़ों पे ऑब्जेक्शन लेते थे कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा हुआ। वो क्लाइंट को डराते थे एक्चुअली, और कोई मतलब उसके लिए ऑप्शंस भी नहीं देते थे। तो हमने सोचा कि चलो मैं ही ये इसमें सीख लूँ, पढ़ाई करूँ, सो एटलीस्ट हम क्लाइंट को ऑप्शंस तो दे सकेंगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि जिसके लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है ना? क्योंकि क्या होता है ना, अभी हमारे पास बंगलोज नहीं है, हम लोग फ्लैट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों का लाइफ, या हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो पूरा का पूरा 100% वास्तु तो फॉलो होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, बट मेजर एरियाज जो है वहाँ पे अगर हम लोग वास्तु फॉलो करें, और जो एरियाज जहाँ पे वास्तु फॉलो नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे कुछ रेमेडी, कुछ ऑप्शंस में क्लाइंट को ईजिली दे पाऊँ, इसके लिए मैंने पहले वास्तु में एजुकेशन लिया। फिर क्लाइंट के साथ उनको कुछ सजेशंस, और उनके साथ काम करते करते काफ़ी सारे मतलब ऐसा होने लगा ना कि अरे हर क्लाइंट को सेम रिजल्ट्स तो नहीं मिल रहे। अगर कोई एक ही बिल्डिंग में रह रहा है, एक ही साइड पे, फिर भी अलग अलग ओनर्स को अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं वास्तु के, जबकि वास्तु तो सेम होता है ना? आपके नीचे जो रहते, आपके ऊपर जो रहते, सेम वास्तु है, बट सबके रिजल्ट्स अलग अलग है। तो इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर हमें किसी और चीज़ का भी सहारा लेना चाहिए। फिर मैंने न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग किया। उसके बाद 2010 में मैंने डॉटर हमारी लाइफ में आई।
2011 में जब वो 6 मंथ्स की थी, तो उसे हाई फीवर की वजह से थोड़े मेडिकल इश्यूज थोड़े ज़्यादा हो गए। उसे हमने आईसीयू में एडमिट किया, उसका ट्रीटमेंट चालू था। तब मेरे जो गुरु थे, मेरी उनसे बात हो गई कि ऐसा ऐसा हम लोग यहाँ पे आए और ये अचानक से हो गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम डरो मत, मेरे एक फ्रेंड है, रेकी हीलिंग करते हैं वो, मैं उनसे तुम्हें कनेक्ट करवा के देता हूँ। वो अगर रेकी देंगे तो ये फटाफट तुम लोग मतलब वो रिकवर करेगी और तुम लोग पुणे वापस आओगे। तब हम लोग अहमदाबाद में थे। सो वो जो मैम थे उनके साथ मैंने कनेक्ट किया। उन्होंने बोला कि अरे ये जो आप इशू बता रहे हो उसमें से तो वो बच्ची कब की बाहर आ गई है, 2 दिन हो गए, बट अभी जो मेजर इशू है ना वो उसके डाइजेशन सिस्टम का है और वो सॉल्व नहीं हुआ है, वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो हमने डॉक्टर को बोला कि उसे डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ इशू आपको लग रहा है क्या? तो बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी बच्ची भी ओके, आप डिस्चार्ज ले लो। डिस्चार्ज लिया हमने, घर पे आ गए और 2-3 घंटे में ही मतलब उसको वो इतना सीवियर डायरिया हुआ कि वॉमिटिंग और उसके लूज मोशन रुक ही नहीं रहे थे। हम लोग वापस उसी हॉस्पिटल में गए, हमें लगा कि शायद कुछ मेडिसिन का इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट होगा। तो वो डॉक्टर उन्होंने कहा कि नहीं ये तो 3rd लेवल के डायरिया के स्टेज पे पहुंच गई है बच्ची और हम लोग अभी एडमिट करने का रिस्क ही नहीं लेंगे, आप अपने होम टाउन जाओ और उधर आपकी बेबी को एडमिट करो। और तब सिचुएशन ऐसा था ना कि उस टाइम पे ना ही फ्लाइट का बुकिंग हुआ ना ही ट्रेन का बुकिंग हुआ, तो हमें बाय रोड आना पड़ा। तो वो 13 आवर्स हम लोगों ने मतलब इतने खराब गए थे ना हमारे। और कहीं पे भी मैं सूरत में भी हम लोगों ने एक बार हॉस्पिटल में कंसल्ट किया, उन्होंने भी सेम हमें कहा कि नहीं आप लोग जल्दी से जल्दी अपने घर पे पहुँचो, अपने होम टाउन पे पहुँचो, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। और ऐसा अगर डॉक्टर बोलता है तो मतलब हम एज अ पेरेंट कितना डर लगता डर है। जाएंगे। सो फिर घर पे आए हम, वो मैम भी हीलिंग दे रही थी उसे, इसलिए घर पे भी पहुँचे। फिर वो ठीक हो गई, रिकवर हो गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं मतलब डॉक्टर ये एजुकेशन के आगे भी अगर कोई साइंस है तो मैं ज़रूर सीखूंगी। काफ़ी सारे लोग ऐसे प्रॉब्लम में होते हैं जहाँ पे डॉक्टर भी हेल्प नहीं कर पाते। सो अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर हम लोग किसी को हेल्प कर सके तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए फिर मैंने रेकी सीखा, रेकी ग्रैंड मास्टर किया। फिर उसमें कैसे ना सिर्फ रेकी तक सीमित नहीं रहा, रेकी में भी काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स है, जैसे कोरोना रेकी है, मनी रेकी है, हेल्थ के लिए अलग अलग है, अलग अलग सिम्बॉल्स है, काफ़ी डीप है रेकी। सो वो भी 4-3 अलग अलग मोडालिटीज है उसमें, वो भी मैंने सीखे। उसके बाद चल रही थी लाइफ, मैंने ऐसे फोकसफुली मतलब ठीक है मैंने खुद के लिए ये सब एजुकेशन लिया था, मेरा इंटीरियर का काम चालू ही था। बट 2016 में फिर मैंने सोचा नहीं अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा फोकस करूँगी। उसके बाद 2 साल के बाद कोरोना, कोरोना में हमने मतलब इतने सारे पेशेंट्स को हील किया रेकी से, क्योंकि कोरोना में ऐसी सिचुएशन थी ना कि लोग कोरोना से ज़्यादा डर रहे थे, लाइफ रिस्क में है, या फिर वो डर के मारे वो ज़्यादा खराब लेवल पे थे, रिस्पॉन्स नहीं देते थे डॉक्टर को, या मेंटली हेल्थ उनकी अच्छी नहीं थी। सो हमने काफ़ी सारे लोगों को ग्रुप मतलब हमने ग्रुप बनाए अलग अलग, और कोई भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोई ना कोई जुड़ जाता था, कोई ना कोई किसी ना किसी का फोटो या नाम आता था और हम सब लोग मिलकर रेकी देते थे। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हमें। और फिर मैंने कोरोना में जो 2 साल मैंने अपना पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा किया, अपने काफ़ी सारे केस स्टडीज़ बनाए और फिर मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया। वंडरफुल वंडरफुल। अभी व्यूअर्स के लिए आपने ना कुछ 4 या 5 वैदिक साइंसेस के चीज़ों के नाम लिए, थोड़ा उनको समझाएंगे व्यूअर्स को। पहले आपने लिया वास्तुशास्त्र, हम थोड़ी इसकी जी। बात करेंगे वास्तुशास्त्र क्या होता है। फिर आपने न्यूमरोलॉजी की बात की, थोड़ी हम उसके बारे में बात करेंगे न्यूमरोलॉजी क्या होती है। फिर आपने ग्राफोलॉजी की बात की, उस पर बात करेंगे। फिर आपने रेकी की बात की, हम थोड़ा रेकी के बारे में बात करेंगे। जो 5-6 वर्ड्स आपके डिस्कशन में आए को थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स इन सब चीज़ों को समझते नहीं है, क्योंकि कभी एक्सपोज नहीं हुए, क्योंकि ना स्कूल ना कॉलेज कहीं पढ़ाया गया है। सो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले वास्तु क्या होता है, वास्तुशास्त्र होता क्या है? वास्तु एक फंडामेंटल साइंस है जो कि 5 एलिमेंट्स पे डिपेंड है। पूरा का पूरा वास्तु 5 एलिमेंट्स पे चलता है। अब 5 एलिमेंट्स अगर हमारे बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स हैं, हमारे नेचर में भी 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर वो 5 एलिमेंट्स हमने बैलेंस किए तो जो एनर्जी फ्लो होता है ना वो काफ़ी पॉजिटिव होता है और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं।
जैसे हमारी बॉडी भी 70% वाटर से बनी है, अर्थ पे भी 70% वाटर है। अगर आपने देखा तो सन मतलब पूरा जो एनर्जी गिवर जो है ना पूरे ब्रह्मांड का, वो सन ही है। सन के इर्द गिर्द ही सब प्लैनेट है, सन के इर्द गिर्द ही पूरा एनर्जी है। अगर सनराइज ही नहीं हुआ 2-3 दिन तो भी हमें बहुत डिप्रेस लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्लाइमेट ही वैसा होता है। सो वास्तु भी यही साइंस है कि आपके घर में आने वाले सन रेज और आपके घर में आने वाला एयर फ्लो, वो अगर आपने सही से मेंटेन किया तो आपका घर का एनर्जी, आपके वास्तु का एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव रहता है, और वहाँ पे रहने वाले लोगों को वो काफ़ी मिराकली मतलब पॉजिटिव इफेक्ट भी देता है। अगर आपके घर का एंट्री कहीं साउथ से हो, ठीक है, तो मतलब क्या कि सुबह के फ्रेश जो सनराइज है वो आपके वास्तु में आएंगे ही नहीं नहीं, है। ठीक है। सो जो लेडी किचन में काम करेगी, अगर वो ईस्ट पे फेस करके भी करेगी काम, मगर ईस्ट से अगर सनराइज ही नहीं आ रहे तो भी उसे वो डिप्रेस ही लगेगा। देखो आप किसी भी घर में जाओ, अगर लाइट और एयर नहीं है ना, एयर फ्लो नहीं है ना, तो आप जाते ही वहां पे एक निगेटिव लो फीलिंग हाँ आती लो है। फील होता है आपको। सो वास्तु भी यही है, ये साइंस ही है। जैसे अगर बोलते हैं कि आपने साउथ की तरफ ही सर रख के सोना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा नॉर्थ और साउथ ही है, करेक्ट। ठीक है। हमारा सर जो है वो नॉर्थ पोल है और पैर जो है वो साउथ पोल है। सो वो अपोजिट अगर मैच होगा तो ही वो एनर्जी फ्लो मेंटेन होगा। सो ये पूरा साइंस ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी है और आपने बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे मुझे मिलते हैं कि क्यों बिलीव करें, हम लोग तो इतने सालों से रह रहे हैं वास्तु में, मगर हमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं आया। आपको प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका बहुत ही अच्छी रहेगी। आपका वास्तु और आपकी पत्रिका दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में अच्छा प्रोग्रेस करने के लिए। अगर आपका वास्तु खराब है मगर आपकी पत्रिका बहुत अच्छी है, उसका इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, तो वास्तु के जो छोटे छोटे जो दोष है ना वो आपको लगेंगे भी नहीं। बट आपने देखा होगा कि किसी का बहुत अच्छा चल रहा है काफ़ी सालों से और सडनली एक पीरियड ऐसा आता है ना, वो पूरा का पूरा बैंक्रप्सी पे आता है। मतलब उसको वो संभालने का टाइम ही नहीं मिलता। वो ऐसा होता है ना कि कभी आपके पत्रिका में किसी प्लैनेट का दोष आया या किसी प्लैनेट का मूवमेंट अभी जैसे 7.5 आती है, हर प्लैनेट का दशा होता है। तो किसी पर्टिकुलर प्लैनेट में आपका दशा इतना खराब होगा और वो प्लैनेट ही आपके घर में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, तो फिर वो आपको नेगेटिव रिजल्ट इतना फास्ट देता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप बोल रहे थे कि अगर एक ही बिल्डिंग के अंदर 2 फ्लोर पे लोग रह रहे हैं, फिर भी उनके दोनों का वास्तु किया तो रिजल्ट अलग अलग आएंगे, क्योंकि उनके खुद के ग्रहों की दशा भी अलग इम्पैक्ट अलग करेगी। होती, इम्पैक्ट करती है, एग्जैक्टली। और घर में रहने वाले लोगों को भी अलग अलग इफेक्ट करता है। काफ़ी सारे वास्तु में आप देखोगे ना कि पेरेंट्स को तकलीफ नहीं होती मगर बच्चों को होती है। काफ़ी बच्चे बार बार बीमार होते हैं या बच्चा पढ़ ही नहीं पाता या उसका मन ही नहीं लगता। तो ज़रूरी नहीं है कि वास्तु हर एक को सेम ही रिजल्ट दे। घर में भी रहने वाले अलग अलग लोगों पे वो अलग अलग टाइम पे इफेक्ट करते हैं, एज पर योर एस्ट्रोलॉजी, एज पर योर पत्रिका, या आपका जो भी प्लानिटरी पोजीशन है, आपके ग्रह जैसे है आपकी पत्रिका में, आपके न्यूमरोग्राफ में, तो उसका पॉजिटिविटी कितना है, उसका बैलेंस कितना है, वो भी डिसाइड करता है कि आपको इफेक्ट कैसे मिलेंगे वास्तु के। तो अभी हम पर्सनल बात करें, लेकिन बात करते हैं एक बिजनेस ओनर की। तो बिजनेस ओनर के लिए वास्तु कहाँ इंपॉर्टेंट है? जैसे मुझे लग रहा है हम फ्लैट की बात करते हैं, तो क्या मैं सही हूँ समझने के लिए कि बिजनेस ओनर का ऑफिस, उसका वास्तु, या फैक्ट्री है उसमें मशीन की पोजीशंस, और क्या ये सब चीजें वास्तु, तो बिजनेस ओनर्स के लिए वास्तु का क्या रोल हो सकता है टू इंक्रीज प्रॉफिट? क्योंकि सब बिजनेस ओनर काम तो इसलिए कर रहे हैं कि प्रॉफिट बढ़ सके और हमारा जी, दुनिया में नाम हो सके और कंपनी बड़ी बन सके। तो वास्तु कैसे रोल प्ले कर सकता है उनकी लाइफ में? वास्तु उनके लिए देखो दो हो जाते हैं। फिर एक घर होता है उनका जहाँ पे वो रहते हैं, और एक फैक्ट्री या एक उनका ऑफिस प्रीमाइसेस, ठीक है। अगर किसी का फैक्ट्री वगैरह है तो फैक्ट्री का एरिया तो काफ़ी बड़ा होता है, बट वहाँ पे जो मशीनरी लगती है, अगर वाटर एलिमेंट के यहाँ पे अपने फायर का कोई मशीन डाल दिया या बहुत हेवी मशीन आपने नॉर्थ में ईस्ट में लगा दिया, तो होता है ना, मतलब वो फ्लो जो है, जो मेंटेन होना चाहिए वही मेंटेन नहीं होता। इवन आज अगर हम ऑरा स्कैनर से स्कैन करें तो काफ़ी सारे वास्तु में जियोपैथिक स्ट्रेस भी होता है। कुछ अलग इलेक्ट्रिक रेस होते हैं जो ग्राउंड से, मतलब अंडरग्राउंड होते हैं,
और उसका फ्लो भी कभी कभी डिस्टर्ब करता है आपके पूरे एनवायरनमेंट को। सो अगर वो भी कहीं पे डिस्टर्ब है, जैसे हाई पोल के इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह जाते हैं या कोई नज़दीक में मंदिर भी है, तो भी एनर्जी फ्लो में आपको डिफरेंस दिखाई देते हैं वास्तु में। सो फैक्ट्री का अगर हम लोग देखें वास्तु, तो उसमें बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ी चीज़ें होती है। आपका फायर मशीन कहाँ पे आएगा, कटिंग मशीन कहाँ पे आएगा, अगर किसी मशीन में वाटर यूज़ हो रहा है तो वो कहाँ पे आएगा, आपका डिस्पैच कहाँ पे होगा, रॉ मटेरियल कहाँ पे आएगा, इन सभी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। वेरएज़ घर में कैसा होता है ना, कि आप कौन सा काम कर रहे हो, उस पर आप कौन से डिपेंड। फील्ड में हो, उस हिसाब से आपका बेडरूम कहाँ पे है, आपकी एज क्या है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से आपका बेडरूम का पोजीशन देखा जाता है। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर हेल्थ चैलेंज अगर पत्रिका में भी दिख रहे हैं, तो हम लोग अवॉइड करते हैं। भले ही वो साउथ वेस्ट का बेडरूम आपके लिए अच्छा है, बट आपकी पत्रिका में अगर कहीं पे दिख रहा है हमें कि उसी से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आपको आने वाले हैं, तो हम क्लाइंट को बोलते हैं आप यहाँ पे मत सोना, क्योंकि वो इश्यूज अगर अदरवाइज क्या होगा ना, ज़्यादा बढ़ेंगे। सो घर का वास्तु थोड़ा सिंपल है करने के लिए, थोड़ा ऑफिस सिंपल वे पे होता है वो। बट फैक्ट्री का है ना, वो बहुत बड़ा एरिया होता है, जहाँ पे हम लोग पहले ब्रह्मस्थान को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करते हैं। जो कि क्रिएटर है, ब्रह्मा मतलब क्रिएटर। सो ब्रह्मस्थान को हम एनर्जाइज करते हैं, और उसके बाद हम जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उसको बैलेंस करते हैं। अब कैसा होता है ना, फैक्ट्री में इतनी मशीनरी होती है ना कि आप बोल नहीं पाओगे कि नहीं आपने सिर्फ साउथ में ही रखना है। करेक्ट। फैक्ट्री का एरिया कितना है और आपके पास मशीनरी कितनी है। काफ़ी क्लाइंट हमारे पास ऐसे आते हैं ना, उनके पास 15-15 मशीन्स होते हैं, बट उनका एरिया उतना बड़ा नहीं होता कि पूरा का पूरा नॉर्थ खाली छोड़ो, पूरा का पूरा ईस्ट खाली छोड़ो, पॉसिबल ही नहीं है। या फिर हम लोग बोलेंगे उन्हें कि नहीं आप ये मशीन वेट में कम है इसलिए आप कहीं और लगा, तो उनका वो वर्क फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। करेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, उनका वर्क फ्लो कैसा है वो भी देखना पड़ता है, और उसमें हम लोग 70-75% वास्तु फॉलो करते हैं। बट 20-25% फिर हमें रेमेडीज पे आना ही पड़ता है, वंडरफुल क्योंकि वंडरफुल। पॉसिबल ही नहीं है। अगर उनका वर्क फ्लो डिस्टर्ब रहेगा तो वो मतलब रोज मुझे याद करेंगे कि करेक्ट। अरे ये मशीन इधर उनके नहीं। लेबर सफर करेंगे, वो सफर बराबर। करेंगे, उनका काम सफर करेगा, काम का फ्लो सफर करेगा। और आप में जो मेरे को सबसे यूनिक चीज लगी, यही लगी कि आप एक मॉडलिटी मल्टी मॉडलिटी को मिक्स करते हैं। जी तो अगर एक बिजनेस ओनर की बात करें फिर से, अगर इसमें एक वास्तु एक एंगल हुआ, बट मैं जब आपसे बात करा तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारे दूसरे एंगल हो सकते हैं। जैसे आप वास्तु को, न्यूमरोलॉजी को, ग्राफोलॉजी को अगर इनको मिक्स करके किसी बिजनेस ओनर की लाइफ चेंज करेंगे, तो किन किन एरिया पे काम करना पड़ेगा। एक तो वास्तु तो उनका अलाइनमेंट हो गया, अलाइनमेंट ऑफ थिंग्स एंड वर्क इन द प्रमाइसेस, ऑफिस भी हो सकता है, फैक्ट्री भी। पर उसके अलावा बहुत यूनिक चीज आपने बोली, उनका लोगो। सो लोगो का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जी, लोगो कैसे काम करता है ना, देखो लोगो आपका फेस है मार्केट में। आप काफ़ी सारे ब्रांड्स को जानते हो, वो ब्रांड के ओनर का नाम भी हमें पता नहीं होता है, ठीक है। बट लोगो ऐसी चीज़ है ना जो लोगों को तक पहुंचाती है आपको, ठीक है। पर्सन टू पर्सन, मतलब हर लेवल का पर्सन आपको लोगों की वजह से जानता है। अगर आपने आपका ब्रांड बड़ा किया तो कोई आपका फोटो भी शायद नहीं देखा होगा किसी ने, या कि कोई आपको नाम से भी नहीं जानता होगा, मगर लोगो देख के बोलेंगे लोग अरे हाँ इनका ये कंपनी है, ये कंपनी इनका है, या ये कंपनी का ये लोगो है। सो लोगों पे जब हम लोग काम करते हैं ना, लोगों में काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। जैसे कि कलर, हर प्लैनेट का कुछ कलर होता है, हर मार्केट का कलर होता है, ठीक है। सो जरूर आप जिसमें काम कर रहे हो उस मार्केट के कुछ कलर्स है, उससे रिलेटेड कुछ प्लैनेट्स है, और आपकी पत्रिका में जो आपके फेवरेबल कुछ कलर्स है, कुछ प्लैनेट्स है। सो उन दोनों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा पार्ले जी ने आज तक एक बार भी लोगो चेंज नहीं किया, ना ही उन्होंने प्राइस चेंज किया, ठीक है। बट आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा फेवरेट या सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट पार्ले जी ही है, कई सालों से डिकेड्स होंगे। हाँ, तो आज तक मतलब किसी ने वो उनका मार्केट कभी टूटा ही नहीं है हम बोलेंगे। बट पार्ले जी जब उन्होंने बाकी सारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रिसेंटली उन्होंने वो लेके आए मार्केट में विद द सेम लोगो, विद द सेम कलर, बट वो प्रोडक्ट्स नहीं चले उनके, क्योंकि क्या हुआ, प्राइस, लोगो, प्लैनेट और मार्केट का सो मार्केट। प्राइस मतलब न्यूमरोलॉजी आ गई,
जी। और लोगो में उसका वास्तु भी आ गया, हाँ, लोगो का एक उसमें तरीके से ग्राफोलॉजी भी आ ग्राफोलॉजी गया, भी आ गई, कलर भी, फॉन्ट कौन सा फॉन्ट यूज भी कर रहे हैं। आया, सब चीज़ उसमें आती है। इवन मतलब मोबाइल नंबर, आपका कस्टमर केयर नंबर, सिग्नेचर मोबाइल नंबर, ये सब तो रेमेडीज के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। बट लोगों में कैसा होता है ना कि आपके कॉम्पिटिटर कौन से हैं, आपको कौन से टारगेट एरिया क्या है ना। अगर मेरा बिजनेस स्लम एरिया में ज़्यादा चलता है तो वहाँ पे मैं प्लैनेट्स मुझे वैसे ही यूज़ करने पड़ेंगे, Correct. वही प्रोडक्ट्स के लिए जो फेवरेबल हो। सो कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से भी प्लेनेट सिलेक्शन है, और उसके हिसाब से लोगों के ऊपर उन प्लेनेट का इम्पैक्ट ज़्यादा होना चाहिए। जी, कलर्स हो सकते हैं, शेप्स हो सकते सभी हैं। होता है, कलर्स है, शेप है, फॉन्ट है, और प्लेसमेंट है लोगों का, उसका साइज है, उसका रेशो है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें। और लोगों से अगर कोई आपको कुछ लोगो दिया जाए, तो लोगों से आप क्या क्या बता सकते हो देख के, कि लोगो देख के केवल, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज प्रिडिक्ट कर पाओगे? देखो लोगो, काफ़ी बार ऐसा होता है ना, मतलब क्लाइंट, हम पूछते हैं कि आपने ये लोगो कैसे डिज़ाइन किया, कैसे सोचा आपने इसके लिए। बोलते अरे नहीं, हमने किसी को बोला, उन्होंने हमें 4-5 ऑप्शन दिखाए, ये हमें अच्छा लगा। तो क्या होता है ना, जब आप खुद के लिए लोगो बनाते हो, तब आपका जो प्लैनेट एक्टिव है, जिस दशा में आप हो, वही कलर और वही चीज़ें आपको अट्रैक्ट करने लगती हैं। ठीक है, लाइक शनि की दशा में हो तो ब्लू कलर आपको अट्रैक्ट करेगा, मंगल की दशा में हो तो रेड कलर आपको अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसी चीज़ें लोगों के साथ होती है। तो क्या होता है ना, मतलब वहाँ पे जो आपका दशा है, वही आपके लोगों पे इफ़ेक्ट कर रहा है। वो ज़रूरी नहीं है कि आपके बिज़नेस के लिए भी अच्छा हो। सो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में लेनी पड़ती है। अब वो जो मतलब कैसा है ना, लोगो मतलब आपने जो डिज़ाइन किया वो आपका सिचुएशन है उस पीरियड का। करेक्ट। तो लोगों से हम ये भी बता सकते हैं कि आपने बिज़नेस में कितना प्रॉफ़िट किया है, आप कितने, आपका कन्वर्जन रेशो क्या है, आपका मैनेजमेंट और लेबर के साथ रिलेशन कैसा है, अगर कोई इश्यू आप फेस कर रहे हो तो वो भी हम लोगों से बता सकते हैं, हेल्थ बता सकते हैं। अगर कभी आपने एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं लोगों की लाइफ में, या कोई बड़े-बड़े हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, वो भी हम लोगों से बता सकते हैं। तो लोगो तो सब कुछ बता पा रहा सब है, तो कुछ अगर सब कुछ बता पा रहा है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। जी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे अभी अभी से बहुत सारे व्यूअर्स सुन रहे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, और उनको लगता है कि अगर लोगो चेंज करके मेरे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, मेरी लाइफ इंप्रूव हो सकती है, तो क्या क्या, आई नो आप बहुत एक्सपर्ट टॉपिक, उनको आपके पास आना पड़ेगा, पर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस किस एंगल पे आप सोचोगे, जो आपने थोड़ा बहुत बताया, जैसे एस्ट्रो पे जाओगे, न्यूमरो पे जाओगे, और जी। बाकी एंगल्स पे भी चेक करोगे, तो थोड़ा सा आइडिया देंगे, ताकि थोड़ा सुनने के बाद वो आपको कांटेक्ट करेंगे। देखो कैसा है ना, पहले अपने आपका बिजनेस को समझना चाहिए, आपका बिजनेस क्या है और उससे रिलेटेड प्लैनेट्स कौन से हैं। लाइक आपने कभी ज्वेलर्स, आप जब भी ज्वेलर्स के नाम देखते हो, उनके लोगोस देखते हो, वो कभी भी रेड या ब्लू ऐसे कलर में नहीं होते, वो ऑलवेज गोल्ड सिल्वर ऐसे कलर में होते हैं, जो कि उनका बिजनेस हमें पता चलता है कि हाँ ये इसी बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर आप किसी कमोडिटी मार्केट में जाओगे, कोलगेट से लेके आप देखो, रेड कलर वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। सो ऐसे काफ़ी सारे एस्पेक्ट है कि आपका बिजनेस कैसा है, आपका प्रॉफिट मार्जिन उसमें कितना है, आपको क्लाइंट कैसे चाहिए। अगर आपको हाई पेड क्लाइंट चाहिए, अगर आपको क्वांटिटी में काम करना है, तो कलर डिफर हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेस की डिमांड ही वही है ना। अगर आपने सोचा कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा लोग, मतलब क्लाइंट मुझे नहीं चाहिए, बट जो है वो मुझे हाई पेड या क्वालिटी क्लाइंट चाहिए, तो फिर लोगों में उस तरह के प्लैनेट्स, उस तरह के कलर्स हम लोग यूज़ करते हैं। बट आपने को ऐसा लगता है कि नहीं हमें क्वांटिटी में काम करना है, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो तो भी हमें चलेगा। टर्नओवर गेम। हाँ, तो वो हिसाब से उसमें कलर्स यूज़ होते हैं। और इसमें मल्टीपल पार्टनर्स अगर बिजनेस में हैं, तो उन सबकी पत्रिका और जी, कॉम्बिनेशन लाना उन पड़ेगा। सबका पत्रिका हम लोग देखते हैं। मल्टीपल पार्टनर्स अगर है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उनका सबका हम लोग पत्रिका देखते हैं। तो कुछ अगर कॉमन उसमें से प्लैनेट्स निकलते हैं क्या, जो सबके लिए फेवरेबल है। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि फेवरेबल नहीं होते हैं सबके प्लैनेट। ठीक है, जैसे मैं मेरा खुद का ही एग्जांपल लेती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट है, और मैं अभी वास्तु और ओकल्ट साइंस में पूरा टर्न हुई हूँ। हम दोनों का ऑफिस एक ही है, मतलब एक ही प्रीमाइसेस में हमारे 2 अलग-अलग कंपनीज़ हैं, 2 अलग-अलग लोगो है। सो जब हमने जब लोगो डिज़ाइन किया हमारे खुद के लिए, तो ऐसा था ना कि
कोई भी आया तो उसे अलग नहीं लगना चाहिए, लाइक मेरे कलर बहुत ही अलग, उनके कलर बहुत ही अलग, क्योंकि एक ही पैनल पे लगने वाले थे 2 अलग-अलग लोगो। सो हमने क्या किया ना कि चलो उनके फेवरेबल प्लैनेट जो है उसका भी यूज़ किया, और 10% मेरा जो है वो भी मैंने, क्योंकि दोनों का भी बिज़नेस एक दूसरे पे डिपेंड भी है, क्योंकि वो आर्किटेक्ट है, मैं वास्तु वगैरह भी देखती हूँ, तो हम दोनों को एक दूसरे का मतलब हेल्प भी होता है कामों के लिए। सो हमने ऐसे मिक्स एंड मैच किया कलर्स को, शेप को, प्लैनेट को, कि दोनों के इसमें सिर्फ उसके परसेंटेज हम लोगों ने चेंज किए और अमेजिंग रिजल्ट्स आए। तो ऐसे ही होता है, अगर एक ही लोगो करना है, 4-5 पार्टनर्स हैं, तो देखो अभी रेड अगर आप सोचोगे ना, तो रेड मतलब रेड का फैमिली कितना बड़ा है ना? तो किसी का अगर व्हाइट फेवरेबल है, किसी के लिए व्हाइट फेवरेबल है, किसी के लिए रेड फेवरेबल है, तो उन दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, मिक्सिंग करते हैं कलर्स का, और कोई अलग शेड निकल के आता है, तो वो शेड हम लोग यूज़ करते हैं। और इसमें फिर आपको पार्टनर्स कितने टिकेंगे, साथ में कितना रहेंगे, कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, वो भी सब आप करेंगे ताकि लॉन्ग रिलेशनशिप रहे? काफ़ी बार ऐसा होता है ना, कोई एक इन्वेस्टर ही रहता है जिसका रोल, बाकी कुछ रोल ही नहीं रहता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ही होता है, वो स्लीपिंग पार्टनर होता है। तो फिर उसे हम लोग वेटेज भी उतना ही देते हैं लोगों में, कि उसका इंटरफेरेंस ज़्यादा ना हो, और बाकी जो काम एक्चुअल काम करने वाले लोग हैं उनके जो फेवरेबल प्लैनेट्स हैं उस पे ज़्यादा काम करते हैं। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि एक आधा प्लैनेट, मतलब ऐसा होता है कि कोई एक आधा पर्सन है पार्टनर्स में से, तो कोई कॉमन उसमें चीज़ ही नहीं निकल रही। फिर हम लोग फ़ॉन्ट में उसमें थोड़ा-सा गेम खेलते हैं, या नंबर्स है, फ़ोन नंबर है, या बाकी प्लेसमेंट्स है विज़िटिंग कार्ड के ऊपर। तो उसपे हम लोग को डिसाइड करते हैं कि किसका पोज़ीशन कैसा रहेगा और कौन कितना काम करेगा। तो विजिटिंग कार्ड का जो प्लेसमेंट आपने बोला, ये थोड़ा यूनिक समझ में आया मेरे को। तो आप एक जो हमारा रेक्टेंगल विजिटिंग कार्ड होता है, उसका भी आप वास्तु की बात कर रहे हैं एक हाँ, तरीके से? उसका भी वास्तु होता है, विज़िटिंग कार्ड का भी। उसमें भी डिसाइड किया जाता है कि आपका बिज़नेस कैसा है, फ़ोन पे ज़्यादा है या एक्चुअल आप ज़्यादा मिलते हो लोगों से, या काफ़ी सारे कंपनीज़ में होता है ना, कॉलिंग पे कोई अलग बंदा काम करता है, सेल्स पे कोई अलग बंदा काम करता है, और वन टू वन मीटिंग के लिए कोई अलग काम करता है। तो उसी के हिसाब से उसके जो प्लेसमेंट्स हैं वो डिसाइड होते हैं। वाओ! तो बिजनेस कार्ड का भी एक्चुअली ऑकल्ट साइंस को यूज करके, वैदिक साइंस को यूज करके एक डिजाइन बनाया जाता है, जिससे कि आप फेवरेबल चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। जी। सो लोगो हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, वास्तु हो ही गया, और कुछ कुछ केस स्टडीज आप बताना चाहेंगे? बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में, कि कहीं एक आध जगह पे जहाँ पे कुछ चेंजेस करके, शायद नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ चेंजेस करने के बाद उनके बिजनेस में चेंजेस आए। हमारे क्लाइंट थे जिनके 4 पार्टनर्स थे एक ही बिज़नेस में, और उनका मल्टीपल सिटीज़ में बिज़नेस था। बट उनको ऐसा लगता था ना कि एक पार्टनर इतना हेल्पफुल नहीं है। शायद वो, मतलब ना ही वो कोऑपरेट करता है और ना ही इन्वॉल्वमेंट उसका ज़्यादा है। सो जब वो एक्सीडेंटली मिले थे हम, उनका लोगो देख के मैंने उनको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हेल्थ के रिलेटेड, और पहले तो उन्होंने डिनाई किया, फिर उन्होंने वापस हमसे कनेक्ट किया और फिर बोला कि नहीं, हमने इंटरनल डिस्कशन किया, आपने जो बोला सभी सही है, हेल्थ इश्यूज़ भी है और ऐसा है। बट कहीं न कहीं पे उन्हें वो रिग्रेट भी था कि एक पार्टनर हमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है। तो कैसा होता है ना कि झगड़ा करके कोई निकल जाए, उससे बेटर है वो बीमारी ऐसे ही निकल जाए। तो हमने लोगों में कुछ ऐसे चेंजेस किए, और जैसे ही लोगों उन्होंने अप्लाई किया, उनका मुझे 1 मंथ में ही कॉल आया कि मैम एक पार्टनर हमारा निकल गया। उसने सडनली हमें मेल डाला और बोला कि नहीं, मैं ये बिज़नेस छोड़ रहा हूँ, और वो निकल गया। मतलब सब शांति से ही हुआ। वो बोले, देखा जाए तो वो पॉजिटिव ही था उनके लिए। फ्रेंडली नोट पे हाँ, हुआ, और फ्रेंडली इट नोट वाज पे। बेनिफिट फॉर द कंपनी। जी। और अभी उनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। उन्होंने और 2 नए सेगमेंट भी शुरू किए हैं, जो कि उन्होंने पहले सोचे भी नहीं थे। उनका इच्छा था कि नहीं, हम लोग तो करेंगे, इसमें काम कर सकते हैं। सो उन्होंने अलग-अलग 2 सेगमेंट भी किए, उसके भी लोगो हमने डिज़ाइन किए। अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर हम कभी लोगो बनाते हैं तो ग्राफिक डिजाइनर्स के पास जाके काम करते हैं, जो दिखने में सुंदर लोगो बनाते हैं। अभी बहुत सारे व्यूअर्स को ऐसा लग रहा होगा, जब आप बहुत टेक्निकली डालोगे और आपका वैदिक साइंस, ऑकल्ट साइंस को यूज करके लोगो बनाओगे, तो क्या वो दिखने में उतना ही सुंदर होगा जितना ग्राफिक डिजाइनर बनाते हैं? ये एक सवाल मेरे व्यूअर के मन में आ रहा है। जी, दिखने में तो सुंदर होती ही है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जैसे खाना हम पहले आँखों से खाते हैं ना, वैसे लोगो भी है। पहले वो आँखों को अच्छा लगना चाहिए, तभी वो आप, मतलब आपने अपने पूरे दिल से उसे चाहना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए क्लाइंट ने,
तभी वो उनके लिए काम करेगा। तो वो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी क्लाइंट का। तो हम क्या करते हैं, इनिशियली हम लोगों ने जो फॉन्ट्स, जो स्केच, मतलब जो भी शेप्स वगैरह उनके लिए सोचे हैं, उससे रिलेटेड हम लोग पहले स्केचेस बनाते हैं। सो स्केचेस हम क्लाइंट को पहले दिखाते हैं। स्केच अप्रूव होने के बाद हम लोग कलर में भी शेड्स वगैरह उन्हें बताते हैं। अभी 10% क्लाइंट ऐसे होते हैं ना जिनका एक्सेप्टेंस नहीं होता है। सो उन चेंजेस हम थोड़े बहुत करते हैं, या फिर हम उनके पास से टाइम स्पेंड लेते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, जैसे ही हमारे प्लैनेट चेंज होते हैं ना, वो हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स भी चेंज होते हैं। तो वो थोड़ा-सा टाइम जाने के बाद फिर उन्हें लगता है हाँ, नहीं अभी ये बराबर है। सो वो चीज़ें भी होती हैं। और पत्रिका में हम देखते हैं कि उनका फेवरेबल टाइम कौन-सा है, कौन से टाइम में उन्होंने बिज़नेस को ज़्यादा पुश करना चाहिए। जैसे राजयोग वगैरह होते हैं, बट उनका एक्टिवेशन पीरियड भी होता है। अगर वो कहीं पे नज़दीक हो, या किसी प्लैनेट, मतलब कोई फेवरेबल पोजीशन पे आ रहा हो जो कि बिज़नेस के लिए अच्छा हो, तब ऐसे प्रॉब्लम नहीं आते। क्लाइंट भी फटाफट वो एक्सेप्ट करते हैं और चीज़ें बहुत फास्ट होती है। बट कोई किसी प्लैनेट का दशा हो जो कि बहुत नेगेटिव है, तो होता है, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं हमें। बट फिर हम लोग वो टाइम स्पेंड ले लेते हैं क्लाइंट के पास से कि नहीं, हम 1 आध महीना रुकते हैं और फिर काम करते हैं आगे। और जो बिजनेस ओनर्स हैं जिनकी लाइफ में थोड़ी तकलीफ चल रही है, कैश फ्लो प्रॉब्लम है, प्रॉफिट नहीं है, क्लाइंट नहीं आ रहे, उसका एक रीज़न हो सकता है ऑकल्ट साइंस के हिसाब से कि उनके लाइफ में जो दशा चल रही है वो फेवरेबल नहीं है। जी। अब जब वो ग्रह बदलेंगे तो दशा बदलने ही वाली है, पर ये टाइम स्पैन जब तक दशा नहीं बदलेगी तब तक कुछ रेमेडीज हो सकती हैं जिनको यूज़ करके चीज़ों को थोड़ा फेवरेबल बनाया जाए, तकलीफ कम हो कम से कम। जी, वही हम लोग देखते हैं। पत्रिका का यूज़ इसीलिए होता है कि हम लोग पत्रिका में देखते हैं कि आगे के कुछ साल उनके लिए कैसे हैं। अगर ऐसा है कि अगर हमने लोगो चेंज किया और उसके तुरंत बाद उनका कोई खराब दशा आ रहा है, जिसमें उनको लॉसेस होने ही होने वाले हैं, तब एक तो क्लाइंट को ऐसा भी लगता है कि मैंने लोगो चेंज किया इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो हुआ, सकता है। ठीक है। दूसरी बात ऐसे कि सिर्फ लोगो ही डिपेंड, मतलब लोगों पे हम डिपेंडेंसी नहीं रखते सिर्फ। तो उनको कुछ मोबाइल नंबर, कुछ इनिशियल रेमेडीज देते, तो ताकि वो जो इंटेंसिटी हो ना, जो खराब पीरियड की, खराब दशा की, वो थोड़ी लो रहे और वो क्लाइंट इजीली उसमें से पास करे। और हम क्लाइंट को भी वो आइडिया देते हैं कि आपका ये पीरियड खराब आने वाला है, आप कुछ ऐसे रेमेडीज करो जो हम लोग सजेस्ट करें। बहुत सिंपल रेमेडीज रहते, कुछ मंत्र रहते हैं, कुछ या फिर कुछ फ़ोन नंबर में चेंजेस करते हैं, या उनको कुछ डोनेशन कहते हैं हम लोग। सो उसकी वजह से उनकी जो खराब टाइम का जो इंटेंसिटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आता है। सो वो अवेयरनेस अगर क्लाइंट को पहले ही दिया जाए ना, तो क्लाइंट भी पैनिक नहीं होता है और वो भी पॉजिटिव वे से ही चलता है। वंडरफुल वंडरफुल। और हो सकता है नए पार्टनर के आने में, नए एम्प्लॉयज़ के आने में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, बिकॉज बहुत डायनेमिज्म है और रेमेडीज इजीली काम करना शुरू कर जी। देती हैं। और एज अ कम बिजनेस ओनर, मेरे फैमिली भी है, मेरा घर भी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल एवरीथिंग। कंट्रोल करना, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो रेमेडीज में वास्तु की हमने बात की, हमने थोड़ी बहुत बात की लोगो की, लोगो डिज़ाइन की, लेकिन एक बहुत पावरफुल टॉपिक मैंने आपसे ऑफलाइन बात किया था बिफोर द पॉडकास्ट, वाज न्यूमरोलॉजी। सो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी कि यू आर द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ वास्तु न्यूमरोलॉजी Yes, कॉन्सेप्ट, न्यूमरोवास्तु। न्यूमरो वास्तु। तो पहले तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए न्यूमरोलॉजी क्या होता है और आपने कैसे ये नया क्रिएशन किया जिसमें वास्तु और न्यूमरोलॉजी को मिक्स किया आपने। किसी का भी बर्थ होता है तो हम लोग नंबर से जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ हो, हॉस्पिटल में आपको दिया हुआ नंबर हो, बेड नंबर हो, या बच्चा जब स्कूल में जाता है तब उसका रोल नंबर हो। अब तो आधार नंबर भी इम्पोर्टेंट हो गया है। सो नंबर ऐसे है ना जो हमारे इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहते हो। आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, आप गरीब हो, आप अमीर हो, कोई मैटर नहीं करता। नंबर्स है, नंबर्स के प्लैनेट्स है और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द घूमती ही रहती है। उसके रिलेटेड प्लैनेट भी हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। अब देखो आजकल आप देखोगे कि मोबाइल नंबर और व्हीकल नंबर, चॉइस नंबर जो लेते हैं लोग, मतलब लोगों का क्रेज अभी इतना बढ़ गया है कि गवर्नमेंट में भी काफ़ी बिडिंग हाँ, बिडिंग होती है तो पूरा नंबर्स बिडिंग की। होता है उस पर। सो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, इसलिए लोग उसके लिए पे करने के लिए भी रेडी है। मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने बहुत ही मतलब एक फोर व्हीलर लिया था
जिसका हार्डली मार्केट प्राइस 4-5 लाख हो, बट वो नंबर, यूनिक नंबर लेने के लिए उन्होंने 1 लाख सिर्फ नंबर पे खर्च किए थे। वाओ। सो इतना बिलीव सिस्टम आजकल लोगों का, मतलब इतना लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं अब इन सब रिजल्ट आ चीज़ों रहे पे, हैं, रिजल्ट आ रहा है तो बिलीव करना बनता है। सो जैसे हमारे पत्रिका में 9 प्लैनेट है, वैसे ही 1 to 9 नंबर हर एक प्लैनेट के लिए डिवाइड किए हैं। सो कौन से आपके बर्थ चार्ट के ऊपर कौन से प्लैनेट आपके फेवरेबल है, कौन से आपके पॉजिटिव प्लैनेट्स है, या किस प्लैनेट की वजह से आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। आपका मूलांक है, आपका भाग्यांक है, उसका पावर तो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। बट आपको अगर किसी बिजनेस में या किसी ऐसी चीज़ में काम करना है जहाँ पे आपका मूलांक और भाग्यांक सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से हमें बाहर से सपोर्ट लेना पड़ेगा ना, जो क्योंकि वो मिसिंग मिसिंग चीज़ें हैं आपके लाइफ की। सो न्यूमरोलॉजी ऐसी चीज़ है ना, मतलब जहाँ से आप ना ही पास्ट फ्यूचर जानने के लिए तो उसका यूज़ होता ही होता है, बट उसके जो रेमेडीज़ है ना वो इतने ब्यूटीफुल है और इतने सिंपल है ना कि आप उन्हें अप्लाई करके मतलब इमीडिएट चेंजेस देख सकते हो। अब एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी पूजा करो, यज्ञ करो, रेमेडीज़ वैसे ही होती हैं, हर एक को वो पॉसिबल नहीं होता है। मगर मैं आज किसी को बोलूँगी कि आपके बर्थ चार्ट में ये नंबर अवेलेबल नहीं है और इनका आपको इसके लिए हम मोबाइल नंबर में वैसे बैलेंस करेंगे उन नंबर्स का, तो मोबाइल नंबर तो मतलब चेंज करना आजकल ईज़ी हो वो भी, गया और है। नेम करेक्शन जो नेम होता है वो भी करेक्शन न्यूमरोलॉजी है, से होता है, राइट? जी, नेम करेक्शन है, मोबाइल नंबर है, या कुछ फिर काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि कुछ-कुछ प्लैनेट के लिए हमने डायरेक्टली एनर्जी बूस्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली करना पड़ता है। फिर कुछ छोटे-छोटे डोनेशंस होते हैं, छोटे-छोटे मंत्रास होते हैं, जिनको चैंट करके आप ईज़िली मतलब उसके काफ़ी सारे चेंजेस आपकी लाइफ में देख सकते हो और बहुत ईज़ी टू अप्लाई है न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज़। इसलिए आजकल मतलब हर कोई इंटरेस्ट ले रहा है और हर कोई फॉलो कर रहा है। थोड़ा सा हम टच अपॉन ग्राफोलॉजी पे भी करेंगे, क्योंकि आप ग्राफोलॉजी के भी बड़े ज्ञाता हैं, एक्सपर्ट हैं। तो ये ग्राफोलॉजी क्या होती है और ग्राफोलॉजी का लाइफ में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? कैसा होता था ना कि जो जिनके पास डेट ऑफ बर्थ है या जिनके पास टाइम है, प्लेस है, उनको पता है, तो उनका तो हम पत्रिका भी देख सकते हैं, उनका बर्थ चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। मगर काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे आते थे ना कि जिनके पास खुद का डेट ऑफ बर्थ ही नहीं था, तो फिर काम कैसे करेंगे आगे? तो उनका हैंड राइटिंग का सैंपल हम लेते हैं। हैंड राइटिंग से हम पता कर सकते हैं कि इस बंदे के, एक तो हैंड राइटिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ही अटैच होता है। आप लाइफ में जो जो चेंजेस फेस करते हो ना, वो सब चेंजेस आपके हैंड राइटिंग में आते हैं। देखो, स्कूल में हमें सबने एक ही तरीके का मतलब एक ही तरीके का राइटिंग सीखा है, ठीक है? 4 लाइन में सबने लिखा है कि ABCD कैसे लिखना चाहिए। स्कूल में हम लोग वो फॉलो करते हैं। बट जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती है या हम लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें, चैलेंजेस आते हैं या आप कुछ अचीवमेंट्स आते हैं, जो भी चीज़ आती है वो आपके हैंड राइटिंग पे इफ़ेक्ट करती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इफ़ेक्ट करती है। सो हैंड राइटिंग जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। किसी को रीड करना हो, किसी का पास्ट जानना हो, फ्यूचर जानना हो, तो भी हम लोग हैंड राइटिंग से पता कर सकते हैं। या किसी का नेचर जानना हो कि ये बंदा कितना साउंड है, कितना शांत है, कितना अग्रेसिव है, ये सब हमें हैंड राइटिंग से पता चलता है। सो हैंड राइटिंग में हेल्थ इशू पता चलते हैं, हैंड राइटिंग में आपका बिहेवियर पता चलता है। अगर किसी का सुसाइडल कंडीशन, मतलब ऐसा कोई इफ़ेक्ट हो, डिप्रेशन में जा रहा है कोई, तो भी पता चलता है। आजकल आप देखोगे कि काफ़ी सारे जो क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए भी ये साइंस यूज़ होता है। वहाँ से पता चलता है कि ये अगर भाग सकते हैं तो कहाँ तक भाग सकते हैं, कौन से एरिया में जाके छुपेंगे। मतलब ये सब चीज़ें हैंड राइटिंग से हमें पता चलती है। और अगेन उसके रेमेडीज़ उसी में हैं। थोड़े से चेंजेस है जो आपको करने हैं, जो आपके सिग्नेचर में हो सकते हैं, जो आपके हैंड राइटिंग में हो सकते हैं, और आप अपने लाइफ में वो चेंजेस महसूस करते हो बहुत ही ईज़िली। हैंड राइटिंग का दूसरा यूज़ हमें होता है बच्चों के लिए। अभी काफ़ी जो टीनेजर्स हैं ना, जैसे कि पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन बहुत अभी मतलब बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, और बच्चे डिप्रेशन में भी जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। पढ़ाई का स्ट्रेस होता है या रिलेशनशिप का स्ट्रेस होता है उन्हें, तो वो ओपन अप नहीं होते। तो अगर उनका हैंड राइटिंग सैंपल मिले तो हम बता सकते हैं कि ये बच्चा भी कौन सी कंडीशन में है, डिप्रेशन में जा रहा है या नहीं, और किसकी वजह से जा रहा है, किसका इन्फ्लुएंस है उसकी लाइफ पे, मदर का है, फादर का है, किसी बाहर का फ्रेंड का है,
वो सब हैंडराइटिंग से पता चलता है। अब थोड़ा स्टाइल ऑफ वर्क पे आते हैं। कोई इंसान है जिसको अपनी लाइफ में तकलीफ है और वो आपके पास आता है रेमेडीज के लिए। वो हो सकता है डिप्रेशन हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, बिजनेस इशू हो सकता है। जब कोई आपके पास आता है तो आप किस तरह का डेटा उनसे मांगते हैं, कितना टाइम आपको स्टडी करने में लगता है, और फिर आप उनको कैसे आगे लेके जाते हैं? थोड़ा प्रोसेस बताएंगे कि आप कैसे काम करते हैं? देखो, एक तो कौन से लोग आते हैं, एक तो इंडिविजुअल्स आते हैं और दूसरे बिजनेस ओनर्स आते हैं, ठीक है। तो मैं तो पूरा का पूरा डेटा ही उनके पास से लेती हूँ। उनका हैंडराइटिंग का सैंपल लेते हैं हम लोग, फ़ोन नंबर, उनका आधार नंबर, जीएसटी नंबर, ये सब चीज़ें, उनका नाम, वो सोशल मीडिया पे कौन सा नाम यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पे अलग नाम यूज़ करते हैं, सो वो सब डेटा हम लोग लेते हैं। अब उनका प्रॉब्लम का कोड ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें पता नहीं है कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ से मिलने वाला है, बट मुझे पता है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं कहाँ से दे पाऊँगी। सो मैं पूरा का पूरा स्टडी करती हूँ। उनका वास्तु का प्लान भी हम लोग लेते हैं, तब पता चलता है कि अरे उनका इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम है या वास्तु में प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे वास्तु के लिए क्लाइंट आते हैं, बट वास्तु में इतने प्रॉब्लम नहीं होते जो कि उनके पत्रिका में ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ, वास्तु हम बाद में करेंगे, पहले हम फोकस इसी पे करेंगे, पहले हम यहीं से रेमेडी शुरू करेंगे। तो उन्हें जब वो पॉजिटिव इफेक्ट मिलने लगते हैं, उनका भी एक तो मुझ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, और काम करना भी मेरे लिए ईजी होता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम का कोर कहाँ पे है। सो काम करना भी मेरे लिए ईजी होता सो है। आप बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का, ग्राफोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का और वास्तु का 4 डेटा आप उनसे लेते हैं। लेते हैं। और ये मैंने कहा ना, आपकी सबसे यूनिक बात ये है कि आप कॉम्बिनेशन क्रिएट कर पा रहे हो मल्टी एंगल से, ताकि आप हो सकता है वास्तु, जैसे हमने कहा, वास्तु में प्रॉब्लम नहीं है, एस्ट्रो में है, नंबर में है, और करेक्शन कहीं पे भी किया तो इम्पैक्ट तो लाइफ में आने ही वाला जी है। जी जी। तो इस तरीके से आप उनको, और अप्रोक्सीमेटली टाइम कितना लेते हैं आप डेटा लेने के बाद उनको? मिनिमम 4 to 5 days। अच्छा, 4 to 5 डेज। मुझे लगा बहुत बड़ा साइंस है, तो नहीं नहीं नहीं। 4-5 दिन के अंदर यू कैन टॉक टू देखो, देम। प्रॉब्लम्स ना सभी को पता होते हैं, और प्रॉब्लम्स तो मतलब हम भी इजीली बोल सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आ रहा है तो उसे खुद को भी पता है कि उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमें क्या करना है, उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढना है और उस पर काम करना है। सो प्रॉब्लम का एक बार कोर एरिया मिल गया तो सॉल्यूशन भी इजी हो जाते हैं ढूंढना और अप्लाई करना। और आपके जो क्लाइंट्स हैं जो सॉल्यूशंस के लिए आते हैं, वो केवल पुणे से ही आते हैं, महाराष्ट्र से है, कि पूरी दुनिया में है? क्योंकि ये पॉडकास्ट हो सकता है कोई अमेरिका में बैठ के देख रहा हो या ब्राज़ील में बैठ के देख रहा हो और उसको इंटरेस्ट आया कि मुझे कुछ करना है। तो डू यू वर्क इंटरनेशनली? यस। जैसे कोरोना में काफ़ी सारी बुरी चीज़ें हुई ना, अच्छी चीज़ें ये भी हुई कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही ओपन हो गया। सो ऑनलाइन भी हम लोग कंसल्टेशन काफ़ी सारे लेते हैं, रादर ऑनलाइन ही लोग पसंद करते हैं, क्योंकि सबका टाइम भी बचता है उसमें। सो सिर्फ पुणे महाराष्ट्र में नहीं, मेरे कुछ क्लाइंट दुबई से है, कनाडा से है, और पंजाब से है, दिल्ली से है, साउथ से है। सो पूरे एरिया में काम करते सो हैं। लिमिटेशन ये नहीं है कि आपके पास मिलना आना ज़रूरी है, आपको डेटा चाहिए, जूम मीटिंग्स हो सकती हैं, वहाँ पे आप उनको रेमेडीज बता सकते हैं। और जो लोग ऑकल्ट साइंस में बिलीव नहीं करते हैं, या उनको लगता है सब कुछ तो मैं नंबर्स और अपने दम पे ही कर रहा हूँ, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं बोलूँगी कि चलो अभी भगवान आपके फेवर में है, इसलिए आप ऐसा सोच भी सकते हो, बट कभी आपको ऐसे लगे कि नहीं, ये चैलेंजेस मुझे सडनली आ रहे हैं, तो किसी ना किसी मतलब आपने कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है। हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है लाइफ में, रिलेशनशिप में है, आपके बिजनेस में। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे में प्रॉब्लम हो। काफ़ी बार ऐसा होता है ना, रिलेशनशिप ही आपके हैम्पर हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं आपका मतलब आपके ऑरा को डिस्टर्ब करता है। रिलेशनशिप का भी हमारे मनी पे बहुत ज़्यादा असर होता है। जैसे आपकी वाइफ को, लेडी को वीनस बताया गया है एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी में। सो अगर आपका रिलेशन आपके वाइफ के साथ या आपके स्पाउस के साथ अच्छा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपको हैम्पर करेगा ही करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, सिर्फ प्रोग्रेस के लिए जाओ, बट लाइफ के काफ़ी सारे ऐसे एरिया है ना जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा। और अगर सब कुछ सबके लिए अच्छा है तो हम लोग इतना सफ़र ही नहीं करेंगे ना। ये मेरा कहना उन लोगों से ये है कि जब कोई बीमार होता है, आप उसको बहुत चाहते हैं, तो आप उसको एक डॉक्टर के पास नहीं, 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर के पास दिखाते हैं, आप सेकंड ओपिनियन लेते हैं, थर्ड ओपिनियन लेते हैं। अगर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो इट्स वर्थ टू लुक एट दिस अल्टरनेटिव साइंस कॉल्ड ऑकल्ट साइंस और वैदिक साइंस, और ओपिनियन लेने में कोई तकलीफ नहीं है, जी बिल्कुल सिंपल भी है। नहीं है। काफ़ी सारे मतलब मेरे काफ़ी सारे डॉक्टर क्लाइंट्स भी हैं
जिनके खुद के मतलब चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रहा था, वो भी मेरे क्लाइंट रह चुके हैं। डॉक्टर So- मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने मूवीज में भी देखा है और रियल लाइफ में भी होता है, सारा ऑपरेशन हो जाता है, क्रिटिकल ऑपरेशन, डॉक्टर रूम से 8 घंटे का करके बाहर आता है, और फिर आप डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरा पेशेंट ठीक है क्या, जो आपके छाने वाले अंदर थे, तो डॉक्टर भी वही बोलता है कि मैंने सब कर दिया, अब भगवान के ऊपर है। जी। तो भगवान के ऊपर तो डॉक्टर भी डिपेंडेंट है। तो अगर हम शॉर्टकट मार के, मैं ये नहीं बोला कि डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए, बट डेफिनेटली एक रेमेडी चेक करने में, और इनकी रेमेडीज ऐसी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट टू एप्लीकेशन होती हैं जो आप जी, बता रहे बिल्कुल हैं। भी नहीं तो है। जो आप वो कर रहे हैं वो करते रहो। बिजनेस बढ़ाने के लिए बिजनेस कोच के पास जाइए, बिजनेस में मेहनत कीजिए, नए प्रोडक्ट लाइए, नए टेरिटरी एक्सप्लोर कीजिए, अच्छा सीए रखिए, लेकिन उसके साथ में अगर वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की सहायता लेकर के अगर लाइफ को ग्रो करने का चांस बनता है, तो क्यों नहीं जी, ट्राई करना चाहिए। रेमेडीज होती ही उसलिए, देखो एक रात में दुनिया आपके लिए बदलने नहीं वाली है, कुछ मैजिक नहीं होने वाला है कि आपकी लाइफ पूरी की पूरी टर्न ओवर हो गई, ठीक है। रेमेडी होती है उसके लिए ना कि वो एक ब्रिज बनाती है आपके और आपके प्रॉब्लम के बीच में, ताकि आपको वो सोल्यूशन इजीली मिल जाए, ठीक है। सो रेमेडी ही है वो आपको सही डॉक्टर के पास पहुंचा सकती है, मे बी, है ना। कुछ अपने रेमेडीज किए और आपको सडनली कोई मिल गया कि अरे नहीं तुम ये नहीं, ये डॉक्टर का ओपिनियन लेके देखो एक बार, और वो डॉक्टर ही आपके लिए मिराकल कर गया। सो ये रेमेडी ऐसे ही काम करती है इनडायरेक्ट वे से, ये एनर्जी है। एनर्जी। सो वो एनर्जी आपके लिए काम करती है, वो एनर्जी को हम बुलाते हैं, उसको इवोक करते हैं और उसे अप्लाई करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आज आपने एक स्टोन पहन लिया और आप कहीं के राजा बन गए, ठीक है। बट आपका लाइफ अगर 10% 20% से भी अच्छा हो, तो आपके लिए वो रेमेडी काम कर रही है, ठीक है। वो राजा बनने के लिए हो सकता है कि काफी साल और लगेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको घर में बैठ के तो आप नहीं बन सकते, ठीक है। बट वो ये जो ब्रिज बनाने का काम करती है ना रेमेडी, आपके और आपके जो ड्रीम्स है उसके बीच में रेमेडी काम, एक ब्रिज का काम करता है। बराबर है, बराबर है। तो वैसे तो हम बात करने गए तो मुझे पता है ऐसे 10 पॉडकास्ट करे में कम है, क्योंकि 42 मॉडलिटीज पे आप काम करते हैं। बट आज का फोकस ये था कि लोगों की लाइफ में तकलीफ कैसे दूर हो थ्रू द अननोन साइंस, अननोन वर्ल्ड, विच इज़ मोर पावरफुल देन द नोन वर्ल्ड। ये अननोन ज़्यादा पावरफुल है। और फिर भी अगर कोई हमें सुन करके या किसी और को सुन करके बोलता है कि ऐसा नहीं होता, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि उनकी ज़िंदगी में अभी तकलीफ़ें झेलना और लिखा हुआ है। रेमेडी उनके सामने खड़ी हुई है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज एज पर कर्मा दे स्टिल हैव टू सफर। हाँ, मैं वो भी बोलूँगी कि शायद आपके पिछले जन्म के कर्मा बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको ये जन्म में बहुत ही सूदिंग लाइफ मिला है और आपको ज़रूरत नहीं है रेमेडी की। बहुत अच्छी बात है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पिछले जन्म के कर्म इतने बुरे हैं कि आपके सामने रेमेडी खड़ी होके चिल्ला के बोलेगी, तो भी आप नहीं करोगे, क्योंकि अभी आपको दुख झेलना बाकी है जिंदगी में। दोनों भी हो सकता है। दोनों हो सकते हैं। बट फिर भी मुझे अच्छा लगा कि आप मदद करने को रेडी हो। और मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ जो ऑकल्ट साइंसेस में काम करते हैं, बट एज आई से मैं पहली बार किसी इंसान से मिला हूँ जिसने 42-43 रेमेडीज, मॉडलिटीज के ऊपर काम किया है, पीएचडी किया है इसके ऊपर, और आपने लिविंग बाय एग्जाम्पल है, आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, आप इसको डे टू डे लाइफ में जीते हैं, अप्लाई करते हैं, और रोज कई क्लाइंट्स को मदद कर रहे हैं और उनकी लाइफ चेंज कर रहे हैं। और ऐसे ही करते रहिए, बिकॉज लोगों को मदद की ज़रूरत है। हम खुश रहने के लिए पैदा हुए हैं, सक्सेसफुल रहने के लिए पैदा हुए हैं, और आपका योगदान भी उसमें बहुत बड़ा हो सकता है अगर रेमेडीज़ को लोग यूज़ करें तो। थैंक यू कैलाश जी, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मैं बोलूँगी कि मेरा भी अभी तक मैंने पढ़ना मतलब मेरा जारी ही है। मैं रोज़ 1 घंटा खुद के लिए देती हूँ, रोज़ 1 घंटा मैं पढ़ ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा साइंस है ना, ये कभी भी ये नॉलेज ख़त्म ही नहीं हो सकता। इतनी सारी चीज़ें हैं ना हमारे पास, लाइक मैंने ये भी बनाया, मतलब जैसे देखा ना हमारे फेस्टिवल्स है या जो भी हम लोग प्रसाद के तौर पे खाते हैं, वो सब चीज़ें उसके पीछे एक साइंस है, उसके बिहाइंड एक एनर्जी है। सो उस पे भी हम लोग काम करेंगे, वो कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है और वो हमें क्यों अप्लाई करना चाहिए हमारे डे टू डे लाइफ में, वो भी एक बहुत बड़ा साइंस है। या बहुत एनर्जी में चेंजेस आप महसूस करते हो एज़ पर क्लाइमेट और एज़ पर, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसमें देखी गई है। कोई भी प्रसाद भी अगर डिज़ाइन किया है, कोई भी फेस्टिवल डिज़ाइन हुआ है तो उसमें ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला साइंस है, कितना भी पढ़ो। या तो मेरा भी पढ़ना अभी तक चालू है और मैं सोचती हूँ कि मैं और ज़्यादा कुछ इजी रेमेडीज़ और कुछ इजी वेज लेके आऊँ जो कि क्लाइंट के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो और उनके
लाइफ में वो इजीली चेंजेस दिखाई दे या इजी टू अप्लाई रेमेडीज हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूर ऐसे मंदिर में जाओ और उधर जाके आप दर्शन करके आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्लाइंट भी आसान वो होना चाहिए। नहीं, वो रेमेडीज एक्सेप्ट नहीं करते। सो आसान चीज़ें हो तो क्लाइंट भी एक्सेप्ट करते हैं और उनको पॉजिटिव चेंजेस भी मिलते हैं उसके। वंडरफुल वंडरफुल। और मुझे याद है बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा प्रसाद है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारे इंडियन कल्चर में डिज़ाइंड है एज पर एनर्जी वर्ल्ड, जी। लेकिन कई सालों में हम लोग भूल गए, बिकॉज भारत के ऊपर कई 100 साल तो मुगलों ने राज किया है, जी। फिर अंग्रेजों ने राज किया। 600-700 साल के अंदर हम ये भूल चुके हैं कि एक रेमेडीज क्यों बनाई गई थी। रेमेडीज यूज करते हैं, फायदा होता है, लेकिन बनाई क्यों गई थी हम भूल गए। हाँ। और मेरे को एक रिपोर्ट याद है, ब्रिटिश एक बहुत बड़े ब्रिटिश फिलोसोफर हुए थे जिनको क्वीन ऑफ विक्टोरिया ने इंडिया भेजा था, ये बोलने के कि हमको पूरे भारत को जीतना है, पूरे भारत को कंट्रोल करना है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो हमें कोई साइकोलॉजिस्ट चाहिए, जो फिलोसोफर चाहिए, जो स्टडी करे इंडिया को और हमें कोई रेमेडी दे। तो वो इंडिया है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी, तब तक अफगानिस्तान तक इंडिया हुआ, लंबा इंडिया हुआ करता था, पूरा स्टडी किया उन्होंने, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। और उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की। उन्होंने कहा भारत को जीतना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी हर 50 किलोमीटर में तो भाषा बदल जाती है, तो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते सबके साथ में। दूसरा, ये लोग अपनी वैदिक साइंस के ऊपर पक्का बिलीव करते हैं, और उस वैदिक साइंस के ऊपर बिलीव करने के कारण उनका एनर्जी पावर इतना सॉलिड है कि आप उनको हिला नहीं सकते। तो क्वीन ऑफ विक्टोरिया ने बोला कि हमने आपको प्रॉब्लम ढूंढने के लिए नहीं भेजा था, सोल्यूशन भी लाए होंगे आप। बोले हाँ, ये 2 बड़ी प्रॉब्लम निकाली है मैंने। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्वीन ऑफ विक्टोरिया 2 चीज़ें करे। पूरे स्कूलिंग सिस्टम में इंग्लिश भाषा को डाला जाए, ताकि हम टॉप टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें, और इंग्लिश को हाई क्लास बनाया जाए। आज देखिए, जो इंग्लिश बोलते हैं उनको हम हाई क्लास समझते हैं, वो मैकुले का दिया हुआ है जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि स्कूलिंग सिस्टम में साइंस को डाला जाए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, अपने माँ बाप से सवाल नहीं करते हैं, हमको उनको सवाल करना सिखाना है, क्योंकि इनके माँ बाप के पास जवाब है नहीं। तो फिर ये अपने एनर्जी वैदिक वर्ल्ड को भूल जाएंगे। और जब ये दोनों चीजें इनके पास चली जाएगी, भाषा का जो चेंज है, तो इंग्लिश आ गई और साइंस इनको इनके वैदिक कल्चर से दूर ले जाएगा, फिर हम इनको लाखों साल तक कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से उसने मैकुले ने दिया। और आज देखिए, जब किसी की मम्मी उसके ऊपर नमक घोरती है 7 बार, जो कि वैदिक साइंस है, जो हम भूल गए क्यों करते हैं, बच्चा बोलता है क्या न्यूसी बात कर रही है मम्मी, हटो, इससे कुछ नहीं होता। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप जैसे लोग हैं जो इस साइंस को वापस लेके आ रहे हैं और लॉजिकल लेवल पे ला रहे हैं, लोगों को समझा पा रहे हैं कि ये अंधविश्वास नहीं है और ट्राई करने में हर्ज नहीं है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अंधविश्वास तो बिल्कुल भी नहीं। साइंस आज हम देखते हैं कि फॉरेनर से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट ले रहे। आज आप देखोगे महाकुंभ का पर्व चालू है, ठीक है, सो काफी सारे फॉरेनर्स वहां पे आ रहे हैं, तो ये अंधश्रद्धा नहीं है, 100%। दूसरा ये है ना, न्यूमरोलॉजी जैसे बोला जाता है कि ये चाइनीज मेथड है या ये है वो है, बट ठीक है, चलो चाइनीज मेथड है, बट 1 to 9 जो प्लैनेट है वो पूरे के पूरे इंडियन वे से, उसके रेमेडीज जो है वो इंडियन ही है। सूर्य को जल चढ़ाओ, अरे कौन से चाइनीज में कहा गया है कि सूर्य को जल चढ़ाओ? नहीं, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो चाइनीज साइंस है, पूरा इंडियन ही है। मैं भी ये समझाता हूँ कि शायद 9 ग्रहों को टेलीस्कोप लगा के कुछ 100-200-300 साल पहले देखा होगा साइंटिस्ट ने, उन्होंने बताया 9 ग्रह हैं। लेकिन आप इंडिया में देखिए, नवग्रह मंदिर तो हजारों सालों से आ रहा है, और मतलब हजारों साल पहले, आज सूर्य को कब ग्रहण लगेगा ना, वो भी हमारे मतलब ज्योतिषों ने लिख के रखा है कि कौन से साल में कौन सूर्य को ग्रहण लगेगा। ये प्योर साइंस है, केवल हमें इसका लॉजिक भूल गए। एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बहुत बड़े साइंटिस्ट से मिला था, वो अपने इसरो में काम करते थे। उन्होंने मुझे एक छोटी सी बात बताई, बहुत पहले की बात है, कि हनुमान चालीसा के अंदर ये बताया गया है कि अर्थ से सूर्य की डिस्टेंस कितनी है जी, क्योंकि वो कहा कि हनुमान जी सूर्य को निकल लिया था, तो कितना चल के गए तो लिखा हुआ है उसमें, और जो हनुमान चालीसा में डिस्टेंस लिखी है वही साइंटिस्ट ने बाद में प्रूव किया। सो जो चीज प्रूवन नहीं है, अननोन है, वो नहीं होती, ऐसा कहना बेवकूफ़ी है। मैं यही बोलूंगा कि आज के डिस्कशन से मेरा और फर्म हुआ है बिलीव कि करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर फायदा मिलता है तो कंटिन्यू करिए,
नहीं तो फिर आप जो दिन रात कर रहे हो, भाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, करते रहो, कोई रोक नहीं रहा है। बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पल्लवी, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग इस शो को देखकर आप तक पहुंचेंगे, अपने प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, और उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप उनको दे पाओगे, कुछ रेमेडीज दे पाओगे जिससे उनकी लाइफ इंप्रूव हो सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। थैंक यू कैलाश, थैंक यू वेरी मच यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और ये प्लेटफॉर्म ओपन करने के लिए, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग, मुझे भी लगता है कि इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर अप्लाई नहीं करना चाहे तो शायद सीखने में इंटरेस्ट ले, या किसी ना किसी वे से इस चीज़ों में जुड़ जाए, और जो हमारा इंडियन कल्चर है और जो हमारी संस्कृति है उसे आगे लेके जाए, यही ईजी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सो कैसा लगा आपको हमारी हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ऑकल्ट साइंस के बारे में जान के? अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको बहुत सीखना चाहते हैं, तो डॉक्टर पल्लवी शाह कोर्सेज लेती हैं जहाँ पे वो सिखाती हैं इनकी सारी मॉडलिटीज़, बहुत सारे कोर्सेज उनके चलते हैं। उसके अलावा अगर आपको सीखने से ज़्यादा इंटरेस्ट अपनी लाइफ इंप्रूव करने में है, तो डॉक्टर पल्लवी शाह की कंपनी का नाम है डिज़ायर डेस्टिनी। उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनको कांटेक्ट कीजिए, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो आपकी मदद करेंगी, और शी विल गिव यू रेमेडीज जिनसे आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। तो थैंक यू फॉर सीइंग अस टुडे, एंड सी यू सून अगेन। बाय बाय।